दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा, जहां पर कि हम करने वाले हैं एपिसोड 2 नीलम पाल जी के साथ, जिसका एपिसोड 1 आपने अगर नहीं देखा है तो कल के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट बातें की है। और ये है हमारा इंटरव्यू पार्ट 2। तो अभी के इंटरव्यू में हम जानेंगे कुछ और जबरदस्त क्वेश्चंस के आंसर, कुछ चीजें हम क्वेरी करेंगे, कुछ चीजें हम समझेंगे नीलम पाल जी से। तो मैम, आपका एक बार फिर से अनअकैडमी शिक्षा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ओके, थैंक तो यू। जी, तो मैम आपने काफी सारी बातें हम लोगों को कल बताई। कल के एपिसोड में काफी सारी चीजें आपने डिस्कस की। आज यहाँ पर मैम कुछ यस और बात हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ऐसी जर्नी रही, आप 10 साल से टीचिंग में हैं, कई बार आपने एग्जाम यस क्वालिफाई किया, हर फेज में देखा, आज से 10 साल पहले के एग्जाम्स को देखा, अभी के एग्जाम्स को देखा, अलग अलग तौर तरीकों को यस देखा। और कहीं ना कहीं अब के एग्जाम आपने बताया कि क्वालिफाई करना ज्यादा मुश्किल था पहले के कंपैरिजन में। और यस फिर सर। भी आप एक हाउसवाइफ होते हुए भी और एक फैमिली में रहते हुए भी, सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी आपने इस मुकाम तक पहुंचा, आप इस मुकाम तक पहुंचे। तो ये जो आपकी लेटेस्ट जर्नी रही, जो 2019 वाली जर्नी रही, 2019 यस के सर। लिए प्रिपरेशन आपने फिर से एग्जाम क्यों दिया, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। मतलब ऑलरेडी आपने 2 बार क्वालिफाई किया था, तो मेरा सबसे यस पहला सर। क्वेश्चन कि 2019 में आपने फिर से एग्जाम क्यों दिया? सर मैंने इसलिए एग्जाम दिया कि मैं पहले ही लास्ट एपिसोड में बता चुकी थी कि जी। टीचिंग इज माय पैशन। तो ओके। मैंने सोचा कि फिर से एग्जाम दिया जाए, और बाय चांस लक साथ दे दिया हम्म। तो टीचर बन जाऊं। और जी। टीचर बनने के साथ में हो सकता है कि मुझे चांसेस मिल जाए और पढ़ाने के लिए। ओके। तो इसीलिए मैंने टेट एग्जाम दिया, और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। सबसे ओके। बड़ी बात कि मेरा जो नॉलेज बीच में वीक हो गया था, जी। कि एग्जाम की प्रिपरेशन करना और अपने मतलब कि पढ़ाना, दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है ना। तो एग्जैक्टली। हमने सेल्फ स्टडी करनी बात अलग हो जाती है। जी। सेल्फ स्टडी हमने कर लेती, लेकिन मैंने सोचा कि टेट एग्जाम एक मेरे पास लक्ष्य है, एक जी। एम है मेरे पास में कि जी। मुझे एग्जाम फाइट करना है। जी। तो इसीलिए मैंने वो एग्जाम दिया। और मैंने ये सोचा कि चलो, लग गया तो ठीक है, एग्जाम नहीं लगा तो नॉलेज तो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, जो हाँ। कि मैं दूसरों को दूंगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो उस समय पे यस। मतलब पैरेलली आप टीचिंग भी कर रही थी और आप खुद भी पढ़ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, तो आपने ये जो 2019 में आपने पढ़ाई की है, थोड़ा मुझे विस्तार यस। में बताइए, आपने कैसे पढ़ाई शुरू की? जो लास्ट एपिसोड में हमने कहा था कि उस पर हम अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। यस सर। तो कैसे आपने पढ़ाई की, कैसा आपका क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे-कैसे तैयारी की और क्या-क्या चीजें उसके अंदर है? प्लीज हम लोगों को थोड़ा-सा विस्तार से बताइए, ताकि बच्चे जो अभी हैं, खास करके कोरोना काल में काफ़ी चैलेंजेज़ हैं, तो बच्चे यस अभी सर। क्या करें? काफ़ी लोग कोई कोचिंग में थे, कहीं पर कोई पढ़ाई कर रहे थे, कहीं पैसा दिया हुआ है, कहीं कुछ बंद हो गया है, बिल्कुल कहीं दूर बिल्कुल। पड़ रहा है, कहीं मम्मी-पापा वापस घर से जाने नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी बिल्कुल चीजें हैं। सर। तो आपकी अपनी सर तैयारी से उठा के हमको विस्तार में सारी बातें बताइए मैम। सर क्या हुआ कि एग्जाम तो मुझे देना था, एग्जाम का पता था कि एग्जाम होने वाला है, डेट आ नहीं रही थी। तो मैं तैयारी पे लगी हुई थी अपनी। अच्छा, डेट आने से लेकिन पहले पहले मैं से? सीयू ने, हाँ मतलब मैं तैयारी पे लगी हुई थी। जी। और मैं रहती हूँ यहाँ से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वहां पे मुझे सारी सुविधाएं अवेलेबल थी, कोचिंग वगैरह सब कुछ था। तो ओके। और मुझे जो चीज बुक्स वगैरह चाहिए होती थी, सारी चीजें आसानी से अवेलेबल थी। तो जी। क्या हुआ कि जब मैं मेरी मैरिज हो गई, है ना, तो अब जी। मैं यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद में मैंने सोचा कि अब मैं तैयारी करूं तो कैसे करूं, जी। क्या करूं। कि जी। मुझे पढ़ने का कुछ मटेरियल मेरे पास होना चाहिए। जी। बुक्स वगैरह मैंने परचेज करवा ली, जबलपुर से मंगवा लिया मैंने। जी। जी। बुक मंगवा लिया मैंने। उसके बाद में फिर घर पे स्टडी करना शुरू किया। सुबह मैं अपना घर का काम एंड अप करती थी। जी। उसके बाद में 12 PM के बाद में मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती थी। जी। तो 12 PM के बाद 4 PM तक मैं अपना स्टडी कंटिन्यू करते रहती थी। जी। तो वो सेल्फ स्टडी हो रही थी, मेरी चल रही थी। जी। प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा था कि कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी। ओके। अब जैसे मैथ्स की बात ले लेते हैं या इंग्लिश की बात ले लेते हैं, तो जी। हमारे समझ में नहीं आ रही थी वो। ओके। तो अब मैंने कहा अब इसके लिए मैं कोचिंग के लिए मुझे
यहाँ से डेली 25 किलोमीटर दूर जाना एक हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल नहीं होता है ना। तो वही मेरे लिए एक चैलेंजिंग ऑप्शन बन गया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तभी मैंने अपने टीवी पे चैनल पे चल रहा तो अनअकैडमी का ऐप देखा, मैंने लर्निंग ऐप। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे ट्राई किया जाए, हो सकता है मुझे इससे कुछ अच्छा मिल जाएगा सीखने को। ऑनलाइन एजुकेशन आजकल चल ही रहा है। तो मैंने फिर वो ऐप को डाउनलोड किया और उसमें एक दो क्लास लेकर देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा जब मुझे ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है, सेल्फ स्टडी की अपेक्षा सेल्फ तो मैं कर ही रही थी जो भी मेरा था, लेकिन जो मुझसे नहीं बन पा रहा था। और मेरे हस्बैंड भी थोड़े ये हैं कि भाई बाहर कहाँ जाओगी, घर पे रहो, ये है। तो मैंने कहा ठीक है, ये ऑनलाइन स्टडी है, अनअकैडमी ऐप है, यहाँ पे मुझे ज्वाइन करा दीजिए, इस पे मैं स्टडी करूंगी अपनी, और मुझे एग्जाम देना है। और एग्जाम का जब मैंने सिलेबस देखा तो बहुत लेंथी भी था, कि मुझे ये लगा भाई इतनी जल्दी, दिसंबर में एग्जाम होने वाला था, आई थिंक दिसंबर के पहले ही होने वाला था। तो उससे मैंने सोचा यार इतनी जल्दी मैं कैसे कर पाऊंगी। हाँ, 2019 का। तो मैंने सितंबर में ज्वाइन किया, फिर अनअकैडमी सितंबर में ज्वाइन किया मैंने। सितंबर में ज्वाइन किया और उस समय सर मैं रियली बता रही हूँ कि मैंने उस समय अपनी बुक को हाथ भी नहीं लगाया। सिर्फ ऑनलाइन स्टडी जो आप लोगों का मतलब टीचर्स का जो रहता था, उनका नोट्स में बनाती थी, और टाइमली नोट्स बनाती थी, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर संस्कृत तो मेरा था नहीं, और मैथ्स वगैरह जो भी था उसकी स्टडी नोट्स बनाती थी। और फिर जब क्लासेस ओवर हो जाती थी तो क्लासेस ओवर होने के बाद मैं उसको रिपीटली पढ़ती थी, और रिपीटली पढ़ने के बाद फिर उसको रख देती थी। और जैसे ही मुझे ये लगता कि कहीं मैं कोई चीज भूल रही हूँ तो फिर मैं उसको पलट के देख लिया करती थी। बाकी मेरा ये था कि थोड़ी डिफिकल्टीज आई मुझे वहाँ, मतलब कि इस यूनी में रहना और फिर एक विलेज में आ जाना। एक मतलब कि क्वालिफाइड लड़की का आप समझ सकते हैं, पढ़ी हुई कि विलेज में आ जाना, कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी मैनेज करना, एडजस्ट करना, इट्स नॉट वेरी इजी। बहुत दिक्कत हुई मुझे। लेकिन जैसे ही मैंने अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया सर, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं चलो ठीक है, मैं यहाँ हूँ लेकिन मुझे स्टडी का जो मटेरियल मिल रहा है वो सफिशिएंट है, बहुत अच्छा मिल रहा था सर। ऐसा था कि हर टॉपिक को वो इतने अच्छे से क्लियर करते हैं, हर टॉपिक को हर टाइमली, हर चीज, हर सब्जेक्ट का टाइम अलग अलग होता था, हर सब्जेक्ट का टाइम अलग होता है। तो उसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं गई कि भाई मॉर्निंग में भी है, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं उसमें, तो मॉर्निंग में भी है, आफ्टरनून में भी है, इवनिंग में भी है। तो मुझे जो टाइम सुटेबल लगता था मैं उस टाइम वहां पे ज्वाइन कर लेते थे। और उसके क्वेश्चन को फिर मैं क्वेश्चन पेपर देखती थी, जो मैंने पहले के टेट एग्जाम दे रखे हैं एमपी टेट के, उसके अकॉर्डिंग मैं देखती थी। तो थोड़ा सा हाँ चलिए, सिलेबस तो सेम था लेकिन क्वेश्चन थोड़े से चेंज बताते, और टेस्ट सीरीज लगाया करती थी मैं उसी में। अनअकैडमी के टेस्ट जो होते हैं ना, वीकली टेस्ट होते हैं, वो करती थी। तो उससे मैंने क्वालिफाइड किया सर। और आप मानेंगे नहीं, उसके पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हो चुकी थी, हेल्थ प्रॉब्लम आ चुकी थी बीच में। एग्जाम देने के मतलब एग्जाम था मेरा, दूसरे दिन एग्जाम था, उसके 2 दिन पहले मुझे बहुत ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हो गई थी, फीवर आ गया था, बहुत हाई फीवर था। उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कहा नहीं, मुझे एग्जाम देने जाना है, जबलपुर जाना था मुझे सर एग्जाम देने। तो फिर मैं जबलपुर गई एग्जाम देने, और मेरे हस्बैंड बहुत घबराए हुए थे उस समय में कि ये एग्जाम देंगी तो कैसे देंगी। किसी को भी होगा एग्जाम देके जब हैप्पी होकर निकली बाहर रूम से, हैप्पी होकर निकली, क्योंकि कंप्यूटर पे तो तुरंत शो हो जाता है मार्क्स, तो वो समझ रही कि हाँ इनके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो वो भी हैप्पी हो गए। नहीं, ये जर्नी मैं समझ सकता हूँ कैसा रहा होगा, और खास करके अगर आपकी हेल्थ ठीक ना रहे मैम, तो कितना भी नॉलेज आपके पास है वो समय बहुत मतलब चैलेंजिंग हो जाता है। माइंड बिल्कुल हमारा काम नहीं करता उस समय। लेकिन उस समय फिर मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, नहीं मुझे एग्जाम देना है। जब मैंने इतने दिनों से तैयारी की है, जब मैंने ज्वाइन किया है और मुझे पढ़ना है, तो मैं क्यों एग्जाम देने से पीछे हटूं, क्यों एग्जाम ना दूं। तो मैं एग्जाम देने गई,
ये मुझे थोड़ी डिफिकल्टीज आई थी, बस ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज तो नहीं आई। बस मम्मी पापा का घर सिवनी में है और मैं यहाँ गांव में आ गई, तो जी, थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी होती सी है। चैलेंजेस, मतलब बिल्कुल। हाँ, और मैम अभी आपने मैथ की चर्चा की और इंग्लिश की चर्चा की, जो अक्सर बच्चे यहाँ पे करते यस रहते हैं सब्जेक्ट वाइज। आपने भी तैयारी की, इस बच्चे करते हैं, हर सब्जेक्ट के अपने अपने यस चैलेंजेज है। तो इंग्लिश जी के बारे में बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं, या बच्चों की हम ये हमारे इंडियन के ये तो ब्लड में ही है कि मैं अक्सर क्लास यस में सर बच्चे को हंसाता रहता हूँ कि जो यस सर अंग्रेज ने हिंदी को बुरा भला कह के चले गए, तो हम अंग्रेजी खराब में बोल के, अंग्रेजी नहीं समझ के हम भी अंग्रेज का इंसल्ट कर रहे हैं। तो तो बच्चे को यस बड़ा प्राउड होता है, हाँ सर हम अंग्रेजी खराब बोलते हैं तो अंग्रेज अंग्रेज का इंसल्ट होता है। लेकिन वो बात है नहीं, बात ये है कि इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है तो यस सर आपको ऑफिशियल वर्क में या स्कूल में या कहीं पे भी एग्जाम वो क्वालिफाई करने के लिए आपको मतलब आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। नहीं कर आपको सकते, बिल्कुल जानना तो पड़ेगा ही। तो जानना ही पड़ेगा। टेट एग्जाम में इंग्लिश अगर हम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जी और अभी का जो मुझे लगता है पैटर्न मोर ओवर पेसेस, पोएट्री एंड पेडागोजी, अगर हम वर्ग यस की सर यस, बात करें अभी जो होने वाली है, या जो, ग्रेड 3 का यस सर। तो पेसेस, पोएट्री एंड पेडागोजी, थोड़ा सा ग्रामर। तो आपको क्या यस लगता सर है बच्चे जो इतने इंग्लिश में डर रहे हैं, या जो डरते हैं, उस डर के कारण वो बना नहीं पाते, ये भी होता है, जानते हुए भी नहीं बना पाते हैं, तो इंग्लिश यस के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, कुछ मतलब जो आपने रियलाइज किया हो अपने लाइफ में? सर उसमें उन्हें डरना नहीं चाहिए बच्चों, आप डरो मत उसमें। हम्म, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप पैराग्राफ की, पोएट्रीज की, हम्म, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी हमसे। हम प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि मैथ्स है, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से बनेगा। और इसमें क्या है, वोकेब आना चाहिए आपको, एडम फेरिस आना चाहिए अच्छे से, तो आप ग्रामेटिकल पोर्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, है जी, ना। वो सारी चीजें आप अच्छे से यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चीजें, मैं बता रही हूँ, अनएकेडमी पे जो सर है बहुत अच्छे हैं सारे, और हम्म, वो आपकी इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप भूल ही नहीं पाओगे उन चीजों को। जी, तो आप इंग्लिश से बिल्कुल ना घबराएं। और इंग्लिश जो है, पैराग्राफ जो आती है, पोएट्री आती है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, कुछ ग्रामर आता है, नॉर्मली ग्रामर आता है, ज्यादा ग्रामर नहीं आता है। जी, और इसके बाद में एडम फेरस आएंगे थोड़े बहुत। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यदि हमने सब्जेक्ट चूज किया है, हमको लेना इंग्लिश हमने चूज किया है, तो हमें तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। और आप ये अपने माइंड पे, पहले माइंड से उसका डर हटा दीजिए। सबसे पहले तो इंग्लिश का डर हटा दीजिए बता कि भाई दीजिए। ये इंग्लिश है, हम्म, इंग्लिश है, इसका डर हटा दीजिए। मुझे भी इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हाँ, आई नो कि मैं जी, उतना कवर कर लेती हूँ। जी, उतना जी, फ्लुएंट नहीं बोल पाती, लेकिन जी, ठीक है, कर लेती हूँ मैं जी, तो। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जब मैं नहीं डर रही हूँ तो आप क्यों डर रहे हो? सही बात, आप भी मत डरिए। सही बात, तो सही तो। आप भी मत डरिए, मेरा कहने का मतलब हाँ, ये है मतलब मुझे कि लगता है कि आप तो अभी मेन, न्यू न्यू हाँ, एज हो, टीन जी, एजेस बच्चे हैं बहुत सारे। तो हाँ, जब मैं नहीं डर रही हूँ तो आप क्यों डर रहे आप हो? क्यों आप डर रहे मत हैं? डरिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए इंग्लिश में मेनली मुझे लगता है डर ही है, उसके अलावा तो और कोई प्रॉब्लम है नहीं। लिटरेचर है, अगर आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा ही। हिंदी बचपन आएगा ही से बिल्कुल। घर में बोलते आ रहे हैं तो पता है, वो इसलिए प्रैक्टिकल रूप में हो गया है, इसीलिए वो सारी चीजें हम गेन कर गए। गेन कर रहे लेकिन हैं। हाँ, इंग्लिश को हम प्रैक्टिकली नहीं लेते, जी, इसीलिए उसको हम गेन नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते। बात ये है। तो हाँ, तो बेस्ड ऑन द सिलेबस हम अगर उस पे करें तो कोई मतलब बड़ी चीज है नहीं। प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीजें कवर हो जाएंगी। आ जाएगी। जी। और सेम चीज आई थिंक आपने मैथ के लिए भी अभी बोली क्या, कि प्रैक्टिस जी मैथ में बिल्कुल भी बिल्कुल। सिंपल है कि मैथ में जितना प्रैक्टिस आप कर प्रैक्टिस, रहे हो उतना आपका हैंड फ्री हो रहा है, बिल्कुल उतना बिल्कुल सर। उतना आप ये जितना करेंगे। ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे। जी, सर मैं बताना चाहूंगी कि केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मेरा एमएससी बॉटनी से हुआ। ओके, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट किया तो मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्ट मिला। ट्वेल्थ में मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना था। ओके, तो मैंने कहा भाई मुझे कैसे पढ़ाना है, डर गई मैं बहुत ज्यादा। अब मैं डर तो गई कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया, पर डर गई मैं। हम्म, पर मैंने कहा नहीं, पढ़ाना है
तो मैंने खुद सीखा उस चीज को पहले। तो जी। आज मेरे पास ये केमिस्ट्री की बुक है सर, और इस अच्छा बुक अच्छा, में से मुझसे कुछ भी चीज आप पूछ लीजिए। वाओ आज वाओ, इस बुक में से बहुत कुछ भी अच्छा, चीज पूछ लीजिए, मैं बहुत बिल्कुल अच्छा, बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छा। तो ये ये देखिए है ये कि चीज, मैं बायोलॉजी फील्ड की होकर के केमिस्ट्री को जब कवर कर सकती हूँ, तो जी, आप हिंदी मीडियम के होकर इंग्लिश को क्यों कवर नहीं क्यों नहीं कर कर सकते? सकते, बिल्कुल कर बिल्कुल, नहीं, ये तो सकते हैं। ऑब्वियसली होगी, आप जो बात बोल रहे हैं वो तो कम्प्लीटली टेक्निकली आप चेंज किए। यहाँ पर तो बिल्कुल बस उसी चीज को एक लैंग्वेज में नहीं दूसरे लैंग्वेज में समझना है, जी, तो बिल्कुल वो बिल्कुल चीज सर। हम कर सकते हैं जी। और पैसेज की अगर हम बात करें, इंग्लिश या हिंदी या, अच्छा उससे पहले, इंग्लिश अच्छा कि संस्कृत अच्छा? सर दोनों अपनी जगह अच्छे सारे हैं। सारे बच्चे का ये ओवरफ्लो क्वेश्चन होता है पर डे, कि सर इंग्लिश लें कि संस्कृत लें, तो आप क्या बोलेंगे इसमें? सर इसमें तो मैं किसी एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि जी, सबका अपना अपना महत्व होता है, बिल्कुल। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है हम्म, ना। इंग्लिश भी अपनी जगह अच्छी है और संस्कृत भी अपनी जगह अच्छी है। तो जी, इसीलिए कोई एक सब्जेक्ट को चूज करके यदि आप मुझे कहें कि संस्कृत को अच्छा बोल दो या इंग्लिश को अच्छा ऐसा बोल नहीं दो, हो सकता। तो ये नहीं कर एग्जैक्टली सकूंगी एग्जैक्टली, मैं। ये कम्प्लीटली आपके बच्चों पे है कि आपका अपना कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपका आप, इंटरेस्ट किस पे है, हाँ हाँ, नहीं ये है। मुझे ये बड़ा व्यंग्यात्मक लगता है मैम, कि बच्चे आपके पास ये भी आते होंगे, इंग्लिश लें कि संस्कृत लें, मतलब ये फोन पे मैं यस कैसे सर। बता सकता हूँ कि तो इंग्लिश लो कि संस्कृत लो? अब किसके ग्रामर पे, किसके शब्दों पे आपको कितनी पकड़ है, ये तो आप बेहतर जान बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। तो आप ही ये चीज गाइड करेंगे, और ये बड़ा अच्छा आपने रिप्लाई भी किया। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस चीज से समझें आगे, कि जी जो लैंग्वेज हम को ज्यादा कंफर्टेबल है वही ले, अच्छा सभी होता है। और रही बात सभी प्रिपरेशन अच्छे की, तो एक बार जब आप ले लिए हैं लैंग्वेज, तो फिर ले लिए हैं, अब आप आगे एग्जाम ले एक महीने लिए बाद हैं। होने वाली है तो वरीड हो रहे हैं, अरे इंग्लिश ले लिए, काश संस्कृत ले लेते तो आसान होता, तो नहीं ऐसा नहीं सोचना है जी। तो मैम, जो किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी इंग्लिश या संस्कृत में, जो पैसेज पार्ट होता है या जो पोइट्री पार्ट होता है, बच्चों का रहता है कि सर इंग्लिश में जो पैसेज पार्ट आता है, ये सब जो यस सर। मतलब लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं उसमें, मतलब कैसे उसको बनाए, कैसे उसको बनाए, क्योंकि देखिए अगर पैसेज बन गया तो मतलब 8-9 नंबर तो पक्का है। पक्का है तो बिल्कुल। जी, तो क्या क्या ट्रिक अपनाए कि हमसे, मतलब कैसे किया जाए पैसेज को बनाने का, क्या तरीका आपके हिसाब से? सर पेजेस को कुछ उसमें वो नहीं है ज्यादा। जो हिंदी का पैसेज होता है या हिंदी की पेडागोजी होती है, हम मान के चले शिक्षा शास्त्र, जी, और इंग्लिश का शिक्षा शास्त्र जो होता है, लगभग सेम होता है। वर्डिंग भर चेंज होती है उसकी, हाँ, वर्डिंग भर चेंज होती है। तो यदि आपने हिंदी को बहुत अच्छे से समझ लिया है ना, हिंदी को जी, बहुत अच्छे से समझ लिया है यदि, तो वही वर्ड को आप वहां पे फिल कर दीजिए, हम्म, वही वर्ड को वहां पे फिल करके समझने की कोशिश कीजिए, कि हम्म, उसको मतलब प्रैक्टिस पे लाइए अपनी, कि भाई स्किल को क्या बोला जाता है, तो स्किल को यहाँ पे हिंदी में कौशल, क्या बोल रहे हैं और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। जी, बस आपको यही है, मतलब आपको उसका ट्रांसलेशन आना चाहिए। आना चाहिए, मतलब हाँ, ट्रांसलेशन मतलब करते आ मतलब गया, वही है, मीनिंग वही है, हाँ, मीनिंग वही है, बस आपको उसका ट्रांसलेशन यदि आ ट्रांसलेशन गया आना तो फिर है, कर ही फिर लिया उन्होंने। कर ही लिया, हाँ और उसके लिए सर एडम फेरेज है ना, जी, एडम और वो है, तो फिर वो सही से बन जाएंगे। बन यदि जाएंगे, वो बन गया है उनसे, तो सारे शब्दों के अर्थ उनको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आ जाएंगे तो मैम क्योंकि तो, जी। यस सर। यहाँ पर पैसेज के अंदर, जैसे एग्जाम हॉल में हम जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो यस जब पैसेज को देखते हैं, तो वहां पर क्या करना चाहिए पैसेज को देखकर? मतलब जल्दी, जो बहुत लोग देखेगा जल्दी जल्दी में पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन पे चले जाएंगे, अरे ये क्या क्वेश्चन है, फिर से पैसेज पढ़ेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर से पैसेज पढ़ेंगे, वहां पर नहीं नहीं, एग्जाम हॉल के अंदर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? एग्जाम हॉल के अंदर सबसे पहले तो आप पैसेज पढ़ने के लिए टाइम दीजिए अपना, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आते हैं उसको हम्म, आप मतलब कि हाईलाइट कर, वैसे तो आजकल कंप्यूटर पे होता है, हाईलाइट कर लीजिए या फिर उसको अपने माइंड पे रख बैठा लीजिए, लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं, हम्म, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे उसके, उसको बैठा लीजिए। फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन को देखिए। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने बैठाए हैं अपने माइंड पे,
अपने उस पे नोट किया है, रफ पेपर भी मिलता है, उस पे नोट कर लीजिए। और जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, यदि क्वेश्चन उससे रिलेटेड है तो उसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके नोट करने हैं आपको। ये नहीं कि पूरा पैसेज 10 बार पढ़ रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, फिर 10 बार पढ़ रहे हैं, फिर उसका आंसर दे रहे हैं। ऐसा करने में टाइम भी बहुत वेस्ट अच्छा, होगा। एक रिवर्स अप्रोच बहुत लोग बोलते हैं। वो बोलते हैं क्या कि जैसे कि मतलब क्वेश्चन पढ़े, फिर उस क्वेश्चन को पैसेज में खोजे। जैसे 9 क्वेश्चन पढ़े तो 9 क्वेश्चन को पैसेज में खोजे। आपके हिसाब से वो ज्यादा बेटर है, या एक बार बढ़िया से पैसेज पढ़ लो फिर 9 क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो, वो बेटर? सर, पहले पैसेज पढ़ लेना मेरे हिसाब से बेटर है। बिकॉज क्योंकि हम यदि स्टोरी को पढ़ लेंगे तो स्टोरी से संबंधित कोई भी चीजें हमारे सामने रख दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी हमने पढ़ ली, उसके से संबंधित कोई भी चीज हमारे सामने रख दी जाए, हम जस्ट उसको पहचान लेंगे। लेकिन हमारे सामने बहुत सारी चीजें बिखरा दी जाए और हम फिर उसको कहें कि आप जाकर उसको स्टोरी में ढूंढो, तो फिर उसके लिए डिफिकल्टीज हो जाएगी ना सर। जी बिल्कुल, ये बात हो जाएगी। तो इसीलिए है कि पहले आप पैसेज को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चन के आंसर दीजिए, ना कि क्वेश्चन को पहले पढ़िए। मेरा ये अपना मत है। मैं ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। ये परफेक्ट वे भी है, ये परफेक्ट वे भी है, और आप बहुत अच्छे तरीके से बता भी रहे बच्चों को। मैम, यहाँ पर बड़ा एक प्रैक्टिकल सवाल है मेरा आपसे। और चूंकि आपने बोला अभी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा तरजीह दिया जाना चाहिए, और अनअकैडमी पर आपने भी तैयारी की, अनअकैडमी के बारे में भी बोला। तो इसलिए नहीं की क्योंकि ये एक नॉर्मल इंटरव्यू है। यहाँ पर मैं मतलब ऐसा नहीं क्या कि मैं बच्चों को ये बोल रहा हूँ कि आप अनअकैडमी पे पढ़ो, अनअकैडमी पे पढ़ो। ऑब्वियसली वो जानते हैं कि इसकी क्या बेनिफिट है, और वो उस हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। तो ये तो कोई प्रमोशन चीजें है नहीं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी में क्या फर्क नजर आता है? क्या फायदा, क्या घाटा? सर, ऑनलाइन स्टडी में हम जो चीज मतलब कि हम जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अपना अपना तरीका होता है। एक ऑफलाइन में क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं भाई, उन्होंने गाइड ले आया, ये ले आया, वो ले आया, और उसके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करा दिए। आपने उसके ऑब्जेक्टिव लिख लिए, ठीक है, और उसको याद करने को बोल दिया उन्होंने आपको कोई ऐसी चीजें नहीं बताई, एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताई, है ना, कि जो आपको माइंड में हो जाए। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में मुझे ये समझ में आया कि भाई हमारे सामने शिक्षक हमसे बहुत दूर बैठा हुआ है, हमसे बहुत दूर है, फिर भी हमें वो बहुत अच्छे से उस चीज को क्लियर कर रहा है। अब वो क्लियर कर रहा है तो उस चीज को क्लियर कर रहा है, तो वो हमारे माइंड पे जा रही है, डायरेक्ट माइंड पे जा रही है, ना कि हमारा मोटिव, वहां पे हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमको सिर्फ पढ़ना है ना। हमारा ये है कि हमको जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको हम नोट करते जाएं। वो जो अपने उसमें भी समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक ही बुक का यूज करते। मैंने ऑफलाइन भी पढ़ा है सर, कोचिंग, और ऑनलाइन में भी मैंने पढ़ा है, दोनों ही मैंने देखा है। लेकिन मुझे बेनिफिशियल ज्यादातर ऑनलाइन ही लगा है। ये तो देखिए मैम, ये तो टीचर की कैपेबिलिटी पे है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मान लीजिए जो टीचर से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर वही टीचर ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो शायद वहां पर भी वो अच्छा ही पढ़ाएंगे। हाँ, नहीं, वो तो है, वो डिपेंड्स ऑन द टीचर है कि कौन से टीचर कैसा पढ़ाते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ाएंगे। ऑनलाइन पे ये है, एक मिनट सर, ऑनलाइन पे ये है, ऑनलाइन का एक बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं, है ना, तो वो आपका बच जाता है समय, है ना, वो डिस्टेंस समय और आने जाने में जो आपको एक्सर्शन हो जाता है, उसके कारण आप पढ़ाई नहीं कर पाते, वो भी आपके पास में समय बच जाता है, आपके माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये चीजें हो जाती है ऑनलाइन स्टडी पे। ऑनलाइन स्टडी टाइम पे यदि आप टाइमिंग डिसाइड रहती है उसकी भी, और यदि आप ऑफलाइन जाना है भाई, और फीस वहां पे कोई कहता है कि चलो लाओ 10,000 दे दो, कोई कहता है लाओ 5,000 दे दो, और यहाँ पे मैंने फीस स्ट्रक्चर देखा तो बहुत मुझे सफिशिएंट है, इतना ज्यादा भी नहीं है कि हम उसको पे ना कर पाए, बहुत ठीक है, अच्छा है। और इतने कम मतलब कि फीस स्ट्रक्चर में इतना अच्छा स्टडी मटेरियल मिलना और घर बैठे मिलना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ऑनलाइन स्टडी अभी बेटर है। अनअकैडमी तो सर अच्छा है, बहुत अच्छा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। हाँ, नहीं, ये बात है। अभी देखिए एक सब्जेक्ट के इतने सारे टीचर हैं, आप कोचिंग में आपको ये थोड़ी बेनिफिट है,
आप गए तो अब आपको उन्हीं से पढ़ना है, 6 महीना जाएंगे तो उन्हीं का एक ही चेहरा देखना टीचर है। मिलेगा वहां आपको, हाँ वही पढ़ाएगा आपको, और जी जो चीज पढ़ा रहा है आपको वही पढ़ना है। यहाँ पे जी एक सब्जेक्ट के कई टीचर मिल जाएंगे आपको, एक से नहीं दूसरे से पढ़ लीजिए आप, जी। और फीस आपको उतनी ही पेड करनी। वहां उतना यदि दूसरा टीचर आपको चाहिए तो दूसरे टीचर को फिर फीस दो आप उठा दो के। आप, आप हाँ इतना यदि कोई वो एग्जैक्टली कर सकता एग्जैक्टली, है, वो ऑफर बहुत कर बहुत सकता नहीं, है तो फिर कर। वो टाइम का इशू है और चूज करने का इशू है, चॉइस का इशू है, और वो इंटरेक्शन भी अब घर बैठ के आप कर रहे हैं। और एक पॉइंट इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब हम अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो शायद हम ज्यादा कंफर्टेबल होके पढ़ते हैं, और जब यस हम कहीं बिल्कुल सर। कोचिंग में जाके बेंच डेस्क पे पढ़ते हैं तो समहाउ आप तो अभी मान लीजिए बहुत आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है, बहुत तैयार होकर रहना पड़ता है, अनकंफर्टेबल होते हैं हम। अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए सुबह क्लास है तो जरूरी नहीं कि आप यस। उठ के तैयार होइए एकदम कपड़ा बढ़िया से पहन के एकदम पूरा लिपस्टिक विपस्टिक लगा के आप जाके एकदम जरूरत नहीं है। आराम से बेड पे ही बैठे नहीं, हुए हैं, ऐसे मोबाइल लगा के आप पढ़ाई कर लिए तो बस पूरा मोबाइल रख लीजिए फोकस, और पढ़िए। जी पूरा फोकस आपके माइंड पे जाएगा, पढ़ाई पे जाएगा, पढ़ाई बाहरी पे चीजों पे जाएगा नहीं जाएगा फिर आपका। ये भी एक कि चीज है। भाई हमें जाना कैसे है, हमें जी वहां जा करके फिर टीचर हाँ कब आ रहा है, हाँ, कब कभी इनको पढ़ा बोल रहे रहा हैं भाई है, हमको ये छोड़ दो, सारी चीजें। इनको हस्बैंड को हम्म। बोल रहे हैं कि थोड़ा छोड़ दीजिए हमको, घर पे बोल रहे हैं ये भैया है, गाड़ी है नहीं है, ऑटो नहीं है, ये नहीं है, तो कई सारी चीजें हैं। तो ये तो है बहुत ही। सारी प्रॉब्लम। और खास करके अभी लॉकडाउन में अब तो ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास, खैर, अब और तो ये काफी ऑप्शन ही समय नहीं तक बचा है चलेगी। सर। लेकिन ऑनलाइन में यहाँ पर जबकि आप जब आपको काफी चीजें मिलती है तो एक कहावत आता है हमारे तरफ, बोलते हैं कि ढेर ज्यादा मछली में बगुला अंधेरा हो जाता है। हम लोग की तरफ जी एक कहावत है, ठेठ भाषा में कहावत है, ढेर माछ में बगुला जी। आंधर। मतलब ज्यादा मछली जब दिखता है ना तो बगुला को पता नहीं चलता कि हम किसको खाएं, किसको खाएं, किसको खाएं। तो बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल है सर। कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो कई बार जी आप सब कुछ खाने के चक्कर में अंधेरे भी हो जाते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं बिल्कुल। क्या कहना चाह रहा हूँ। या सर, जी। बिल्कुल अच्छे से तो समझ पा आप रही हूँ मैं अभी आपको। जो बच्चे हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अनअकैडमी पे मान लीजिए, अनअकैडमी की एग्जांपल लेते हैं, एक टाइम पे 10-10 क्लास चलती है और वो यस दसों सर। घंटा 12 घंटा चलते रहती है, और बच्चे जी, को लगता है कि हम 10 घंटा के 10 क्लास चल रहे होता है, अब पैसा दिए पूरी हैं, सब्सक्रिप्शन है तो हम अब 24 घंटा आपका पूरी क्लासेस में। हाँ 4000 घंटा का तो हो नहीं जाएगा। तो ऐसे बच्चों को आप मतलब किसी भी बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भीड़ में मत भागिए, हम्म, भीड़ में मत भागिए, क्योंकि आपको जिससे पढ़ना अच्छा लगता है, जो आपको अच्छे से समझा पा रहा है, बस आप उन्हीं से समझिए। जी और ये नहीं कि आप इससे भी पढ़ रहे हैं, उससे भी पढ़ रहे हैं, उससे भी पढ़ रहे हैं, और ये सोच रहे हैं हमारे साथ हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो गया तो हाँ हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। कर ली नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी तो आप यदि किसी एक को चूज किया है आपने, तो उनकी क्लास रेगुलर लीजिए, रेगुलर नोट्स बनाइए, और जो चीजें वो कहते हैं वो फॉलो कीजिए। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा बच्चों। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने 40 एजुकेटर से ऊपर होंगे जी आई थिंक अन जी अकेडमी में अभी। जी जी तो मैं उतने एजुकेटर की क्लासेस में कभी गई ही नहीं, जी मैं बहुत कम एजुकेटर की क्लास में गई हूँ, जी है ना। तो जी और जो मुझे जो मतलब कि जिनसे मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, जी मैंने देखा, मैं बहुत कम एजुकेटर की क्लासेस में गई हूँ। अब जी बच्चे ये करते हैं कि भाई इसकी क्लास में नहीं गए तो वहां का रिकॉर्डेड भी सुन लिया, और ये भी कर लिया और वो भी कर लिया। इससे आपके दिमाग का दही बन जाएगा। सही बात दिमाग का दही मत बनने दीजिए। जी और कृपया करके इतना कीजिए कि आप जिससे पढ़ते हैं उसी जी से पढ़िए, जिन एजुकेशन जिस जो आपको अच्छा लगता है। जी बहुत सारे हैं, जो जी आपको अच्छा लगता है आप उनसे पढ़िए, जी है ना। तो मैं पर्सनली किसी का नहीं बोलना चाहूंगी, पर बहुत हाँ, अच्छे अच्छे जहाँ एजुकेटर हैं, पर भी जो भी टीचर आप आपको पढ़िए पसंद है, उनसे, हाँ तो सब जो टीचर अच्छे आपको हैं, पसंद है उनसे ये पढ़िए, हाँ ये आप पे है। भीड़ में लेकिन मत भागिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं किया कि आप यहाँ पे क्लास लाइव कर लिए, वहां पे रिकॉर्डेड देख लिए, वहां पे स्पेशल देख लिए, हाँ, फिर वहां पे शाम में क्लास हो ये गया वही देख लिए। अब एक टॉपिक 5 जगह पढ़ लिए, 5 टीचर 5 तरह से पढ़ाया और पांचों चीजें दिमाग में घूम रही हाँ, है, एक ही चीज वो है दिमाग लेकिन में गई नहीं, अब वो गई नहीं, गई नहीं, तो वो चीज प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहने का प्रॉब्लम मतलब है क्रिएट कि करती है। आप ये मत सोचिए कि मतलब अगर आपको कहीं पे जैसे जैसे लोग बफे में जाते हैं, बफे में खाने के लिए बारात में जाते हैं, तो लोग देखते जी हैं कि बिल्कुल। 15-20 आइटम है तो स्टार्टर भी तो नहीं सबके छोड़ेंगे,
और मान लीजिए पनीर का सब्जी वो भी नहीं छोड़ेंगे, मशरूम भी नहीं छोड़ेंगे, चिकन भी नहीं छोड़ेंगे, सब ले लेंगे, सब ले लेंगे। आलू का भुजिया है वो भी समेट लेंगे, अंडा भी है तो भैया 3-4 को दे दो, मटन भी है तो वो अपने भी बड़े दे से दो। फल दे दो। उसके बाद पता चला सुबह उठ के 100 रुपया का दवाई ला रहे हैं अपने पेट को सही करने के लिए। तो ऐसा ऐसा मत काम, कीजिए, यही ऐसा कहने का मतलब है। बफे फ्री में है लेकिन शरीर आपका ही है। तो उसी जी तरीका बिल्कुल से बिल्कुल। उसी तरीका से यहाँ पर 40 एडुकेटर के 40 क्लास फ्री में है, लेकिन टाइम जी आपका ही है, कैरियर आपका जी ही है। तो ऑन द वेरी सीरियस नोट कि आप ऐसे तैसे जहां तहां मत भटकिए, आप कुछ अपने सेलेक्टेड टाइम लीजिए, सेलेक्टेड टीचर लीजिए, उसको एक शेड्यूल बनाइए और उसको डिसिप्लिन होके फॉलो करिए। राइट मैम? बिल्कुल 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 सर। शेड्यूल बनाइए, जो टीचर आपका, जो टाइमिंग है आपको, मान लो आपको मॉर्निंग का टाइम सूट होता है या आफ्टरनून का या इवनिंग का, जो भी टाइम आपको सूट होता है, आप उस टाइम को अपना बना लीजिए, डेली रूटीन में ला लीजिए कि ला ये लीजिए। टाइम हमारा इस टीचर का है और हमें वो क्लास लेनी है। और उस जी क्लास के बाद मेरी जस्ट उसी बाद उसी सब्जेक्ट की क्लास लग रही है, तो आप उसके पीछे मत भागिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जी आपने उनसे पढ़ा, मान लीजिए आपने उनसे कुछ और पढ़ा और दूसरे टीचर ने फिर कुछ उसी को पढ़ा दिया, तो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे ना, और जी मिक्सअप हो जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जी इसलिए आप एक टीचर के गाइडेंस में चलिए, कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी, एक एक टीचर या दो टीचर आप जितना चूज करना चाहे कर सकते हैं। जी लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जी भाई हम उसका शेड्यूल कैसे बनाएंगे फिर, जी है ना। जी और शेड्यूल बनाने के बाद हमको नोट्स भी बनाना है, रिवीजन भी करना है, फिर उसको फिर से प्रैक्टिस में लाना है, सारी चीजें होती हैं। जी तो बच्चे आप लोग, अनअकैडमी तो बहुत अच्छा है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के समय में अभी मैंने बहुत सारे और प्लेटफॉर्म देखे हैं जी जहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं किसी का, लेकिन मुझे बेटर अनअकैडमी लगता है, बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिल जाता जी है। बिल्कुल। हाँ, मतलब आप यहाँ जो हिंदी भी इंग्लिश चाह रहे दोनों हैं, लैंग्वेज और मिल जाता ब्रॉड ही हो रहा है धीरे धीरे, काफी हो रहा है। जैसे है, हर पहले एक लैंग्वेज मिल जाता है मिल यहाँ जाती पे। है, हाँ जैसे अभी यहाँ पे एमपी टेट के लैंग्वेज लिए का ही प्रॉब्लम देखिए, नहीं होता। एमपी टेट के लिए पर्सनली कई सारे बैचेस चल रहे हैं, और उसमें जी भी आपको बिल्कुल। हिंदी में, इंग्लिश में, आप जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, जिसकी भाषा समझ में आती है, जिसका भाव समझ में आता है, तो सब जी ऑप्शन आपके बिल्कुल, पास है। तो ये बहुत सारा। ऑब्वियसली यहाँ ये ऑनलाइन में एक चैलेंजेस भी है, लेकिन अगर एक चीज यहाँ पर निकल कर आती है मैम, कि जब हम घर से पढ़ के बैठ मतलब पढ़ने के लिए बैठते हैं, जैसे कि होता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे जबरदस्ती हॉस्टल में एक बार भेजा गया था, क्योंकि मैं घर में पढ़ता नहीं था। हालांकि मैं रहा जी नहीं, वहां से भी चला आया, मम्मी से ज्यादा मैं अच्छा। दूर नहीं रह पाता था, चला जी आया। वही चीजें यहाँ पर भी मुझे लगती है कभी कभी बच्चों को, कि कोई बच्चा अगर कोचिंग जानता है, कोई अगर वहां पे बैठ के पढ़ता है, तो उनको बड़ा मतलब फॉलो कर, अगले दिन जाएंगे सर पूछेंगे, या मतलब टाइम पे जाना है सर खड़े कर देंगे, डांटेंगे, हाँ कई सारी चीजें होती है। लेकिन जब आपको बिल्कुल घर बिल्कुल। से ही बैठ के पढ़ना होता है, तो कई बार बच्चे को वैसा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो मतलब ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे, जिनको कि मतलब सब्सक्रिप्शन ले लिया है, लेकिन डेली आलस में आ जा रहे हैं, कभी उठ नहीं पा रहे हैं, कभी अच्छा चलो कर लेते, क्योंकि वो वाली बात नहीं। कोचिंग वाले में थोड़ा रिस्क भी, मतलब डर भी है, टाइम भी मेंटेन करना है, साइकिल भी भगा के जाना है, लेकिन फिर भी जाते हैं, क्योंकि अगले दिन तो वहां पर मान लीजिए कि टीचर फिर होगा, सारे बच्चे सामने में होंगे। यहाँ तो कोई सामने में नहीं है, सब कुछ वर्चुअल है। तो कई बार लोग के का मोटिवेशन धीरे धीरे कम होते जाता है, और वो कभी आधा क्लास किए, नहीं किए, छोड़ दिए। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसे सजेस्ट करेंगे? ऐसे बच्चों के लिए मेरी एक ही सलाह है कि बेटा, क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, और यदि आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है, ये आप अपने माइंड पे बैठा लीजिए, अपने माइंड पे बना लीजिए, माइंड मैप बना लीजिए पहले कि हमको पढ़ना ही है, अपना एम तय कर लीजिए। और फिर वो चाहे क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वहां पे ऑफलाइन है तो आपको टीचर का डर रहेगा, लेकिन ऑनलाइन है तो टीचर का डर नहीं सता रहा है आपको, लेकिन आपका जो एम है वो पीछे जाते जा रहा है, एम है जो पीछे जी जाएगा, जी है ना। क्योंकि आप टीचर से नहीं डर रहे हैं उस समय में। लेकिन यदि आपने एम बना लिया है कि मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, चाहे टीचर मुझे डांटे अथवा ना डांटे, पढ़ा मतलब कि मुझसे क्वेश्चन करे अथवा ना करे, मुझे वो चीज समझनी है। तो बच्चा, मैं कहना यही चाहूंगी कि ऑनलाइन टीचिंग
स्टार्ट हुई है और बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुई है। बेसिकली ऐसे लोगों के लिए जो बाहर नहीं जा पाते, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं और नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोगों को तो अभी तो कोरोना के कारण सभी को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। तो आप लोग प्लीज सिंसियर होकर पढ़िए, डर के मारे मत पढ़िएगा, सिंसियर और माइंड से डर निकाल दीजिए। पहली बात तो ये है सर जी, कि यदि हमारे माइंड में डर है तो हम चाहे उसको कितना भी कोयले को घिसेंगे ना नहीं, तो वो काला ही होगा, ये है। और यदि हमने डर निकाल दिया है तो हम उस चीज को बहुत आसानी से गेन कर लेंगे। तो आप प्लीज बच्चा अच्छे से पढ़िए, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि सर थोड़ी ना पूछेंगे हमसे क्या करना है, ऐसा मत सोच के जाइए। क्लास लगाना है मतलब लगाना है, ये सोचकर पढ़िए। अच्छा, एक और चीज आजकल मैं एक बात अच्छी चीज बताना चाहूंगी सर कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी पढ़ाना चाहिए। तो मुझे भी पढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो मतलब आप बहुत अपना मैंने देखा कहाँ से कैसा क्या करना है। हाँ, तो मैंने डेमो के लिए क्लियर किया, डेमो वगैरह मेरा सब क्लियर हो चुका है। एज अ एजुकेटर भी मेरा नाम शो होता है। बच्चे आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई मेरी कि जो मैं विलेज में रहती हूँ तो नेट अपलोडिंग सिस्टम मेरा नहीं ले पाया। वो तो चलिए, वो एक तो टीचिंग प्रोसेस है, वो तो बिल्कुल चलता ही रहेगा। और कहीं ना कहीं बच्चे को इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि हम कैसे बेहतर उसको, अपन खुद भी वो आगे बढ़ सकते हैं इन चीजों में। एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आपसे है, बच्चे ना आजकल मैं ये देखता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह पर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, ये मटेरियल वो मटेरियल के लिए दौड़ते रहते हैं। तो और मुझे नहीं लगता है कि उसमें से एक भी वो दोबारा खोल के पढ़ते होंगे। तो मतलब क्या इतना जो परेशान रहते हैं बच्चे, आप मतलब क्या इतनी चीजों की जरूरत है आपके हिसाब से कि करीबन 50,000 तक मटेरियल बच्चों के मोबाइल में रहते हैं? इतनी जरूरत है आपको, ऐसा लगता है? इतनी जरूरत है आपको? देखिए, एग्जाम के हिसाब से जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो एग्जाम को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए ही पढ़ा रहे हैं। और आपको अगर यहाँ से पीडीएफ लेना है, वहां से पीडीएफ लेना है, उसका नोट्स भी कलेक्ट कर लो, उसका नोट्स भी कलेक्ट कर लो, ये दुनिया भर का कलेक्ट करने के चक्कर में क्या होगा कि जो आपके टीचर ने पढ़ाया है और जो मेन बातें आपको बताई हैं कि जो आपके एग्जाम में आती हैं, फोकस करती हैं, जो चीजें मेन चीज है, मेन पॉइंट है, वो अलग हो जाएंगी। और जो फालतू का कचरा है ना, जो फालतू का कचरा होता है वो सारा आपका इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। तो बच्चों, ये है कि इतनी मोटी बुक बनाने की अपेक्षा कि आप अपने माइंड में छोटी सी बुक बनाइए। इतनी मोटी बुक बनाने की अपेक्षा माइंड में छोटी सी बुक बनाइए, जो कि आपको सर समझाते हैं या मैम समझाती हैं। मैं तो अपने बच्चों को यही कहती हूँ जो ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ, तो बच्चों को नोट्स में उनको समझाती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती हूँ और नोट्स उनसे कहती हूँ आप सेल्फ अपने नोट्स बनाइए, आप अपने हिसाब से जो नोट्स बना सकते हैं आप बनाइए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पीडीएफ का नहीं चलन है सर, पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाता ना, तो इसीलिए उनको या तो फिर बोलकर लिखवाओ या फिर सेल्फ नोट्स बनवाओ। सेल्फ नोट बेस्ट है मैम, उसमें बच्चे रिवाइज भी होता है, बच्चों का डाउट भी होता है तो वो भी पूछते हैं। यस सर, तो सेल्फ बनाएंगे तो कहीं कुछ वर्ड में यदि उनको दिक्कत आ रही है तो वो पूछेंगे। और पीडीएफ आपने कहीं से ले लिया है, उसको पढ़ेंगे थोड़ी ना, एग्जाम टाइम में थोड़ा सा देख लिया आपने बस, ये थोड़ी ना। सेल्फ नोट्स बना लिया, यदि सर ने पढ़ाया है कि भाई कोई की पॉइंट भी बताते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है की पॉइंट भी बताते हैं, तो उन की पॉइंट को आप नोट कीजिए, तो एग्जाम में सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी। मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा है क्विकली, एक मिनट में, कि प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का कितना योगदान है सक्सेस में? सर प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस जैसे सीटेट में, हाँ, सीटेट में भी जैसे कि मान लीजिए कि हर 6 महीने पे एग्जाम होता है, या प्रैक्टिस सेट बच्चा मतलब प्रैक्टिस जो करते हैं बच्चे प्रैक्टिस सेट से या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, तो इसका कितना योगदान है? क्या ये महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से? बहुत महत्वपूर्ण है सर जी, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। जी, जाते जाते आप बच्चों को क्या क्या है आपको पता चल जाएगा।
जी जी जी। तो जाते जाते आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम, नीलम मैम? और बहुत अच्छा ये करीबन 2 एपिसोड का हमारा ये इंटरव्यू रहा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और काफी सारी चीजें आपने शेयर की, और जो भी अनअकैडमी के लर्नर्स हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी मैम? मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी, क्योंकि अनअकैडमी पे मुझे आप लोग लाइव देखेंगे, जी ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जी और आप लोगों के लिए बस यही है कि बेटा आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। लक्ष्य आपका दूर है, लेकिन आपसे मतलब दूर जरूर हुआ है लक्ष्य, लेकिन खत्म नहीं हुआ खत्म है। नहीं हुआ है। जी किसी भी इंसान का लक्ष्य दूर जरूर हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता जी है ना? तो अपने लक्ष्य पे बने रहिए और अपने लक्ष्य को पाने की हरदम कोशिश, हर क्षण कोशिश करते रहिए, तो जी। आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। मिलेगा। बस यही इतना कहना चाहूंगी। चलिए, और इसी के बहुत साथ बहुत साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज के इस एपिसोड में भी आपको आने के लिए हम आप ऊपर वाले से दुआ करते हैं, भगवान आपको ऐसे ही आगे बढ़ाए शिक्षा के क्षेत्र में, और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ जीवन की बहुत बहुत कामना करते हैं हम। और बहुत बढ़िया से ऐसे ही आप बच्चों के लिए मदद करते आ रहे हैं, आप एक प्रेरणा हैं आज के नारियों के लिए, आज के जितने भी बच्चियां हैं उनके लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। और ये वीडियो मुझे लगता है कि सालों साल देखी जाएगी, और बच्चे खास करके, खास हाउस वाइफ भी अगर है तो वो इससे मोटिवेट हो सके तो जब भी आपको डिमोटिवेशन लगे, मैम का ये वीडियो देखिए और अपने आप को एक लकी फील करिए कि आपको ये सजेशन मिला है और आप अपने आप को आगे लेके चलिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आपको इस एपिसोड में भी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए सर, दोस्तों आप लोग भी अपने अपना अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटे। हम मिलेंगे आपसे एक और नए एपिसोड में अगले वीकेंड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ट्यून रहिए अनअकैडमी शिक्षा पर, अलग अलग स्टडी में, अलग अलग पढ़ाई में, और हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।